एकेडमी शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकता क्या है। तो सार्वभौमिकरण का हम सामान्य अर्थ देखें तो क्या होता है, सबको उपलब्ध कराना। सार्वभौमिकरण अर्थ क्या होगा, सबको उपलब्ध कराना। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा के अंदर सार्वभौमिकरण है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा सार्वभौमिकरण का हम अर्थ जान लेते हैं। सामान्य अर्थ में तो सबको उपलब्ध कराना होता है। अगर हम इसका अंग्रेजी में वर्ड ले तो यूनिवर्स। यूनिवर्स का अर्थ होता है दुनिया, विश्व, जगत। और ये यूनिवर्स से ही शब्द बना है यूनिवर्सलाइजेशन, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और ये देख लिया जाए, मान लो कोई बीमारी है, कोई फैल गई है, तो उसका हम कह सकते हैं कि उसका सार्वभौमिकरण हुआ है। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना बीमारी पूरे विश्व में उसका क्या है, सार्वभौमिकरण हो रहा है। या हम आतंकवाद को ले सकते हैं, पूरे विश्व में व्यापक है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण है। तो इसका हम कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिससे अब पहली बात है, प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण क्यों किया गया, क्योंकि इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तो जो बच्चे 1 से 8वीं क्लास तक सब बच्चों को, देश के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं आने वाली शिक्षा दिलाई जाए। दूसरी बात, जो बच्चे स्कूल को बीच में छोड़ देते हैं, अपना अध्ययन मतलब प्राइमरी स्कूल तक अपना अध्ययन पूर्ण नहीं करते, उनको अध्ययन करवाना, ये मुख्य रूप से दो इसके उद्देश्य हैं। तो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के अंदर इसकी कुछ योजनाएं लाई गई है जिसमें सार्वभौमिकरण हो सके। तो आज हम उस योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहली योजना, ब्लैक बोर्ड। क्या है ब्लैक बोर्ड? प्राइमरी विद्यालय के अंदर चलाई गई योजना है। ये कब चलाई गई? 1987 में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये मुख्य इनका उद्देश्य था। न्यूनतम में आप फर्नीचर ले सकते हो, जो अति आवश्यक हो, फर्नीचर हो, जैसे 2 अध्यापक हैं और 2 कमरे की आवश्यकता हो, खेल कूद का पर्याप्त मैदान हो, खुली वातावरण, ताजी हवाएं, और भी कई जो शैक्षिक सामग्री स्कूल के अंदर, जैसे चौक है, डस्टर है, झाड़ू है, मानचित्र है, ये इस प्रकार की सुविधा, जैसे वाद्य यंत्र में तबला है, सितार है, इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, ये मुख्य उद्देश्य किसका था, ब्लैक बोर्ड योजना का, जो कब चली? 1987 में। तो जो प्राइमरी है उसमें थोड़ी सुविधा करवा दें, या ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दें जो आसपास के बच्चे हैं उसमें आकर शिक्षा ग्रहण करें। जैसे मान लो वाद्य यंत्र है, तबला वगैरह, तो किसी बच्चे को इस चीज का शौक हो तो उसको देखकर वो विद्यालय आए और अपनी शिक्षा प्राप्त कर ले। फिर दूसरी योजना की ओर चले हम, तो मध्याह्न भोजन योजना। योजना मिड डे मील, ये योजना कब लागू हुई? ये 15 अगस्त 1995 में, और सबसे पहले कहाँ लागू हुई है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो मिड डे मील जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नामांकन में वृद्धि करना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, और जो
बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, जैसे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए जरूर इसमें योजना रखी गई है ताकि भोजन वगैरह इस प्रकार का दें जिससे बच्चों नियमित स्कूल आ सकें। और इसके कुछ प्रावधान है, क्या है मिड डे मील, किस प्रकार की योजना है, उसके बारे में देखते हैं। मिड डे मील का सबसे पहले मैंने बताया आपको 15 अगस्त 1995 में कहाँ हुआ है, तमिलनाडु के अंदर। अभी पूरे भारत विश्व में ये व्यापक है, नियमित रूप से चलाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना है, जो बच्चे स्कूल समय पर नहीं आते हैं या बीच में छोड़कर चले जाते हैं उसके लिए मुख्य रूप से ये चलाई गई थी। अब हम इसकी आगे योजना देखें तो इसमें कुछ प्रावधान दे रखे हैं, जैसे कक्षा 1 से 5 तक 80% उपस्थिति है तो 3 kg गेहूं और चावल दिए जाएंगे। जब ये योजना शुरू हुई थी उस समय ये प्रावधान था। अब क्या हो गया, जैसे 1 से 5 कक्षा में 80% उपस्थिति है तो प्रत्येक बच्चे को 3 kg गेहूं और चावल दिए जाएंगे। लेकिन जो ये योजना चली थी जिसमें गेहूं और चावल सीधे घर पर जाते थे, इस कारण सरकार को ऐसा लगा कि बच्चे को लाभ नहीं मिलकर परिजनों को मिल रहा है, तो इसमें योजना में कुछ बदलाव किया गया। 2004 में विद्यालय में ही खाना पकाकर खिलाने लगे। विद्यालय में पकाकर खाना देना, ये नियम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया ताकि बच्चे को इसका लाभ मिल सके। तो 2004 में ये प्रावधान बदल दिया गया, विद्यालय में ही खाना पकाकर बच्चों को खिलाएं। और ये जो खाना बनाने वाला काम था किसको दिया था, पंचायत को, लेकिन आजकल किसको दिया गया है, डाइट। और किस बच्चे को या फिर कितना कितना खाना मिलना चाहिए इसका भी प्रावधान दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम, आजकल थोड़ी मात्रा बढ़ा भी दी गई है, और इसमें 50 कैलोरी होनी चाहिए खाने के अंदर, और 12 ग्राम प्रोटीन जो भोजन मिल रहा है बच्चों को उसके अंदर। और भोजन क्या मिलना चाहिए उसका क्या प्रावधान किया है, 4 दिन तो चावल से बना और 2 दिन गेहूं से बना खाद्य पदार्थ दिया जाता था। ये इसकी योजना का है। तो मिड डे मील योजना, प्रत्येक बच्चे को 100 या 150 ग्राम खाना मिलना चाहिए, और इसमें कैलोरी कितनी, 50 और 12 ग्राम क्या होना चाहिए, प्रोटीन। और खाने का शेड्यूल क्या रखा गया, 4 दिन चावल मिले, चावल से बना खाद्य पदार्थ, और 2 दिन गेहूं से बना खाद्य पदार्थ। और एक दूध की योजना भी चलाई गई है, जो सुबह स्कूल आते ही बच्चों को पहले दूध दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो संतुलित आहार नहीं मिल पाता है या किसी कारण प्रोटीन की कमी है तो वो पूर्ण हो जाए। तो ये थी मिड डे मील योजना। तो 2 का हमने अध्ययन किया, ब्लैक बोर्ड का और मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील, जो कब चली थी, सबसे पहले ध्यान में रखना 15 अगस्त 1995 में कहाँ लगाई गई थी, तमिलनाडु में। और ये कब चली है ब्लैक बोर्ड, 1987 में। आगे देखते हैं कुछ इसकी योजनाएं। आगे हम चले नंबर 3 की देखें, पोषाहार सहायता कार्यक्रम। ये क्या योजना है, पोषण सहायता कार्यक्रम, ये आंगनवाड़ी से संबंधित है। सरकार ने ये पोषाहार की कुछ जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी गई है,
यह कार्य क्या होता है, जो बच्चे छोटे हैं, पास में विद्यालय नहीं है, वहाँ नहीं जा पाते, तो आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पोषाहार दें। और आंगनबाड़ी जो कार्य करता है, जैसे एक सुपरवाइजर होता है, नीचे कुछ सहयोगी आशा वाहिनी होती है, उसका क्या कार्य है, प्रत्येक घर में जाकर प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य के बारे में बताएं, टीकाकरण करें, जैसे पुलिस में दवाई बताती वो पिलाएं, तो ये इसका क्या होता है, कर्तव्य होता है। और ये काफी संख्या में इसको खोला भी गया है ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। आजकल अभी जो हमारा महामारी चल रही है कोरोना, उसके तहत लॉकडाउन में इसमें कुछ नया प्रावधान जोड़ा गया है। जैसे क्या, पहली बात हम देखें तो 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2 केजी गेहूं और 1 केजी दाल दी जाती है। जो ये लॉकडाउन में देते हैं, अभी लॉकडाउन तक ये योजना चलाई गई है। जो पहले मिलता था वो तो मिल ही रहा है, ये अलग से इन बच्चों को प्राप्त है। 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया जाता है, 2 केजी गेहूं और 1 केजी दाल। और एक दूसरी बात इसमें क्या है, जो बालिकाएं हैं, उम्र क्या है, 11 से 14 वर्ष तक। जो 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं और विद्यालय जाती है, ये भी ध्यान में रखना, उनको क्या दिया गया है, 3 केजी गेहूं और 1 केजी दाल। और साथ में इसके एक और भी है, जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी प्रावधान है, 3 केजी गेहूं और 1 केजी दाल देते हैं। तो दोनों के लिए, बालिकाओं के लिए जो 11 से 14 वर्ष की है और विद्यालय जाती है, मतलब अध्ययन करती है, उनके लिए। और दूसरी बात, गर्भवती जो महिला है उनके लिए 3 केजी गेहूं और 1 केजी दाल अभी वर्तमान में लॉकडाउन के समय दिया जा रहा है। और कब तक रहेगी, जब तक लॉकडाउन रहेगा। ये पोषाहार सहायता कार्यक्रम बच्चों के तहत आंगनबाड़ी में, उसमें ये योजना है। आगे हम देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, ये ध्यान में रखना, ये योजना भी सरकार ने 2004 में शुरू की थी। इन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का मुख्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, जो बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो और शिक्षा से कुछ कारण वंचित हो, जैसे कुछ परिजन विद्यालय दूर होता है तो बाहर नहीं भेजते हैं, कुछ के ये कारण होता है, पास में विद्यालय नहीं भी होता है, और कुछ के कुछ और कारण मिल जाए। इन कारणों कारण जो बालिकाएं, जो ग्रामीण बालिकाएं हैं, शिक्षा से वंचित रह रही थी, उसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें पढ़ाई, रहना, खाना, स्वास्थ्य संबंधित और किताबों संबंधित सामग्री निःशुल्क दी जाती है। तो ये, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण स्तर की बालिकाएं विद्यालय में नहीं आ पाती है, अपना अध्ययन पूर्ण नहीं कर पाती है, उनको अध्ययन पूर्ण करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो अध्ययन पूर्ण करके आत्मनिर्भर बन सके। आगे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिले के अंदर चलाया गया है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसका भी मुख्य उद्देश्य नामांकन बढ़ाना, और ये जिले पर ही है, तो जनमत में भी ये 3 चरणों में पूर्ण किया गया। मैं आपको चरण बताती हूँ। पहले
साथ में इन्हीं 7 राज्यों में क्या लेते हैं 42 जनपद। सेकेंड चरण होता है ईस्वी में। इसमें क्या होता है, जो ये 7 राज्य हैं उनके 60 जनपद और उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है दूसरे चरण के अंदर। तो पहला चरण 1994 में जिसमें 7 राज्य 42 जनपद, दूसरे चरण के अंदर इन्हीं 7 राज्यों के 60 जनपद और उत्तर प्रदेश के 22 जनपद दिए गए हैं। तीसरा चरण हम देखें तो ये हुआ था 2000 के अंदर, और इसमें क्या लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बाकी बचे जनपद थे कितने लिए हैं 32, तो 32 जनपदों को दिया गया। इन 3 चरणों में ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, क्यों लाया गया इसके तहत। तो हम पहला देखें मुख्य उद्देश्य है तो भवन एवं संस्थापकता सुदृढ़ होना। भवन एवं संस्थापकता सुदृढ़ का कहने का तात्पर्य ऐसा विद्यालय भवन बनाएं, ऐसी व्यवस्था रखें जिसमें बच्चे आसानी से अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर पाए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, संस्थापक की, ताकि जो बच्चे उस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सके, ताकि उनको अध्ययन करने में कोई असुविधा ना। सेकेंड हम इसका देखें तो शिक्षा में गुणवत्ता लाना। शिक्षा में गुणवत्ता लाना, और दूसरा इसका क्या काम है, जो निजी विद्यालय हैं वो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं उसको कम करना। कहने का तात्पर्य जो निजी विद्यालय हैं वो मोटी फीस देते हैं शिक्षा के प्रति, तो उसको कम करवाना, ये इसका उद्देश्य है। और एक और देखते हैं हम 3 का, इसमें क्या दिया गया है, नंबर 3 के इसमें मुख्य बातें दी गई है, जो प्राथमिक स्तर है उसको सुधार करना या प्राथमिक स्तर का विस्तार करना, प्राथमिक स्तर का विस्तार करना, ये इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य है। तो 3 मुख्य उद्देश्य के 3 चरणों में पूर्ण होता है जिला प्राथमिक शिक्षा, और 3 इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं। भवन और संस्था का सुदृढ़ीकरण होना, दूसरी बात शिक्षा की गुणवत्ता में लाना, और जो व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा का उसको कम करवाना, और तीसरी बात है प्राथमिक स्तर का विस्तार करना। आगे हम देखते हैं अगले में है सर्व शिक्षा अभियान। ये कब लगाया, चालू किया गया 2000 और 2001 के मध्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 2003 तक शिक्षा ग्रहण की योजना है उसके तहत 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन हो जाए। क्या दे रखा गया था, 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो जाए। ये इसका 2003 तक का था जो शिक्षा ग्रहण योजना के तहत था। दूसरी बात इसमें क्या आई है, 2007 में क्या बात की गई है, 2007 में जो 5 वर्ष के 2007 में 5 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाना, प्राथमिक शिक्षा दिलवाना,
ये 2007 तक का ये था, 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उसको प्राथमिक शिक्षा दिलवाना। और फिर 2010 में क्या बात की गई थी, 2010 में की गई जो 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दिलवाना। और 2010 में एक और भी बात की गई है, वो क्या है, लिंग, जाति एवं धर्म पर कोई भेदभाव न हो, जो भेदभाव चल रहा है उसको समाप्त करना, ये इनका मुख्य क्या था, ये था इसका सर्व शिक्षा का। तो इन सभी योजनाओं के तहत जो प्राथमिक शिक्षा के अंदर सार्वभौमिकरण की योजना चलाई गई, इससे काफी फायदा भी हुआ है। और जो बच्चे नियमित स्कूल नहीं जा रहे थे वो नियमित स्कूल जाकर अपना अध्ययन पूरा कर रहे हैं। और कुछ कारणवश जैसे बालिका अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पाती थी तो कस्तूरबा आवासीय योजना पे वो भी पूर्ण हो रहा है। और जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमजोर थे या उसको समय पर भोजन नहीं मिलता था उनके लिए मिड डे मील जो योजना चलाई वो बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। और उसमें दूध का प्रावधान रखा है तो वो और ही सराहनीय है, जिससे बच्चों को संपूर्ण रूप से संतुलित भोजन प्राप्त हो सके। तो ये सरकार की जो योजना है उस पर काफी शिक्षा के मामले में या शिक्षा के स्तर में काफी सुधारीकरण। तो आज के लिए इतना ही।